दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 13 अक्टूबर 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रचारकों में से एक होंगे। जी हां, सूत्रों के मुताबिक बिहार चुनाव के लिए बनाए गए स्टार प्रचारकों की सूची में योगी आदित्यनाथ का नाम भी शामिल किया गया है। जी हां, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होने के अलावा गोरखपुर के गोरक्ष पीठ के महंत भी हैं। जहां बिहार में ऐसे लोगों की संख्या बहुत अधिक है जिनकी इस मठ में आस्था है। बिहार से हजारों लाखों की संख्या में लोग मकर संक्रांति पर आयोजित उत्सव में शामिल होने के लिए गोरक्ष पीठ आते हैं। लिहाजा इसके साथ उनका गुरु और शिष्य का रिश्ता है। इसलिए माना जा रहा है कि बिहार में योगी का अच्छा खासा प्रभाव है। इसके अलावा पिछले कुछ सालों में अपनी भाषा शैली के चलते अलग अलग राज्य में हुए चुनाव में योगी आदित्यनाथ बीजेपी को वोट दिलाने वाले नेता के रूप में उभरे हैं। यही कारण है कि बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को कर्नाटक, त्रिपुरा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव प्रचार में उतारा था। वह स्टार प्रचारक के रूप में मैदान में उतरे। अब बिहार के चुनाव में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैलियों के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक वर्चुअल समारोह के माध्यम से राजमाता विजय राजे सिंधिया के सम्मान में 100 रुपये का सिक्का जारी किया है। जी हां, उनके जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में वित्त मंत्रालय द्वारा दिया गया विशेष सिक्का जारी किया जा रहा है। कोरोना से लोग पहले ही परेशान हैं, वहीं दूसरी ओर दाल और तेल के दाम भी भड़क उठे हैं, जिससे इन त्योहारों के दिनों में रसोइयों का घर का बजट बिगाड़ दिया है। जो नवरात्रि, दशहरा, दीपावली जैसे मुख्य त्योहार मुहाने पर हैं, जिस पर महंगाई बाएं फैलाकर खड़ी हो गई है, जिसके कारण निर्धनों के साथ साथ मीडियम क्लास की जेब पर बोझ बढ़ेगा। बिहार के एक किराना व्यवसायी ने बताया कि अल्लाह के बावजूद किराना व्यवसाय में तेजी नहीं है। ऐसे में दालों के दामों में 20 से 25% तेजी आने से लोग दाल खरीदेंगे या नहीं, ये समस्या है। पहले तुअर दाल 90 रुपए किलो थी, लेकिन अब 130 रुपए किलो बेची जा रही है। चने के दाल भी 58 रुपए से बढ़कर 75 रुपए किलो पर पहुंच गई है। इसके अलावा मूंग 85 की बजाय 90 रुपया, उड़द 85 से बढ़कर 90 रुपया, बरबट्टी 80 से बढ़कर 95 रुपए किलो हो चुकी है। साथ ही मूंग मोगर, उड़द मोगर, मोटर मोगर के दाम में भी भड़के हुए हैं। ये सभी दालें और दलहन सामग्री त्योहारों में पकवाने बनाने सर्वाधिक काम आती है। कोरोना ने पहले ही लोगों को बेरोजगार कर दिया है। ऐसे में रोजगार की तलाश करें या फिर महंगाई का सामना करें, ऐसा सवाल खड़ा हो गया है। त्योहारों के दिनों में लोग जरूरत के हिसाब से भी कम ही किराना खरीदेंगे। ऐसे में चना और तुअर की दाल में सर्वाधिक उछाल आया है, जिससे गरीब और मध्यम वर्गीयों को आर्थिक परेशानी होगी। जी हां, ये दोनों दाल भोजन में सर्वाधिक इस्तेमाल की जाती है। त्योहारों के दिनों में भी इन्हीं दो दालों की खपत अधिक होती है, लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी के कारण गरीब और गरीब होती जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना महामारी से पूछे गए कई सवालों के जवाब दिए हैं। जी हां, इसमें उन्होंने आगामी त्योहारों और पूजा को लेकर भी लोगों से खास अपील की है। उन्होंने कहा कि अगर हमने अपने पर्व त्योहारों के दौरान कोरोना से जुड़े आचार व्यवहार का अनुसरण करने में कोताही बरती तो फिर कोरोना एक बार फिर से विकराल रूप ले सकता है और हम सबके लिए एक बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है। जी हां, इसे आप मेरी चिंता भी समझे या फिर सलाह, लेकिन सच्चाई यही है। उन्होंने लोगों से कहा कि कोशिश करें परंपराओं से हटकर भारतीय परंपरा का अनुसरण करें। किसी भी धर्म में कोई भी धर्म आचार ये नहीं कहते हैं कि लोगों के प्राण को खतरे में यानी कि जान को खतरे में डालकर त्योहार मनाया जाना चाहिए। कभी भी कोई ऊपर वाला ये नहीं कहते हैं कि उनकी पूजा के लिए आप अपना जान जोखिम में डालें या फिर बड़े पंडालों में पूजा के लिए जाएं। बिजली के संपर्क में आते ही ये इंसान को मिनटों में खाक कर देती है। यही वजह है कि हमें बचपन से ही इससे दूर रहने की सलाह दी जाती है। यहाँ बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ये बिजली कभी किसी को माफ नहीं करती है। यही वजह है कि अक्सर लोग इससे बचकर रहते हैं। लेकिन क्या आप लोग ऐसे लोगों को जानते हैं जो जिनका ये बिजली कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती है? जी हाँ, हम आपको ऐसे ही दो भाइयों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको 11,000 वोल्ट का भी करंट महसूस नहीं होता है और वे अपने हाथों में नंगे तारों को छू लेते हैं। सुनने में यह किसी
भी चमत्कार से कम नहीं लग रहा है, लेकिन ये सच है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के धर्म जयगढ़ से कुछ किलोमीटर दूर पखनाकोट गांव में प्रभु तिर्की और अर्जुन तिर्की नाम के दो भाइयों को करंट मैन के नाम से जाना जाता है। जहां इसकी वजह है कि इन भाइयों को किसी भी तरह का करंट महसूस नहीं होता है। इनकी इसी खूबी की वजह से इन्हें यह नाम मिला है। जहां इसका पता है इसको तब चला जब ये दोनों भाई महज 8 से 10 साल के थे। एक बार अनुज ने गलती से 8 साल की उम्र में एक नंगे तार को छू लिया, लेकिन उसे करंट नहीं लगा। जी हाँ, उसी तार को भाई प्रभु ने भी छुआ, उसे भी करंट नहीं महसूस हुआ। लेकिन जब उस तार को उनके पिता राम साय तिर्की ने छुआ तो उन्हें करंट लग गया। इतना ही नहीं, अगर इनके एक हाथ में एक बल्ब पकड़ा दिया जाए और दूसरे हाथ में नंगा बिजली का तार दे दिया जाए तो ये बल्ब जल जाएगा, लेकिन इनका बाल भी बाका नहीं होता है। अपनी इसी खूबी की वजह से ये दोनों भाई गांव में बिजली मैन के नाम से जाने जाते हैं। शतरंज की बिसात सज चुकी है, सफेद और काले मोहरे किसके होंगे जहाँ ये भी तय हो चुका है। रणनीति भी बन चुकी है, युद्ध की रेखाएं भी खींच दी गई है, बस इंतजार है वोटिंग का। बिहार चुनाव में अब 20 से भी कम दिन बच गए हैं। ऐसे में बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी, एलजेपी और कांग्रेस समेत सभी पार्टियां राजनीति के इस शतरंज की बाजी में सह और मात का खेल खेलने के लिए तैयार है। बिहार को हमेशा से सामाजिक और राजनीतिक रूप से एक पक्षतापूर्ण राज्य के तौर पर देखा गया है। कोरोना में देश में यह पहला चुनाव है, ऐसे में वोटिंग के नियम भी बदले हुए हैं और चुनाव प्रचार कराने के तरीके में भी बदलाव किया गया है। जहां बिहार में लंबे समय के बाद लालू प्रसाद यादव और दिवंगत रामविलास पासवान के बिना चुनाव हो रहे हैं। इस बीच नीतीश कुमार भी बीजेपी के साथ गठबंधन को जारी रखता हुआ और दोबारा वापसी पर पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। भारत में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 71,20,539 हो चुकी है। जी हाँ, पिछले 24 घंटे के अंदर 66,000 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं इस दिन 70,195 लोग रिकवर हुए हैं, यानी कि ठीक हुए हैं। राहत की बात यह है कि अब तक 61,49,000 लोग इससे ठीक भी हो चुके हैं। वहीं 8,61,853 मरीजों का अभी इलाज चल रहा है। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा संक्रमितों के मामले में दूसरे नंबर पर है। साथ ही भारत ऐसा दूसरा देश है जहां सबसे ज्यादा एक्टिव केस हैं। बीते कुछ दिनों से न्यूज चैनल के बीच मची टीआरपी की होड़ और सनसनीखेज खबरें पेश करने के चक्कर में ऐसे कंटेंट दिखाए जा रहे हैं जो बेहद खतरनाक हैं। जह इस बात को भी गंभीरता से लेते हुए पार्ले कंपनी ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। कंपनी अब ऐसे न्यूज चैनल पर विज्ञापन नहीं देगी जो समाज में खबरें के नाम पर नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर पार्ले जी ट्रेंड कर रहा है, जहां कंपनी के इस फैसले की सभी तारीफ कर रहे हैं। इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन ने एक ट्वीट करते हुए कंपनी के फैसले की जानकारी दी है। पार्ले के इस फैसले को एक सकारात्मक कदम के तौर पर भी देखा जा रहा है। यह खबर सोशल मीडिया के आधार पर लिखी गई है। ट्वीट के अनुसार पार्ले प्रोडक्ट ने जहरीले आक्रामक सामग्री प्रसारित करने वाले समाचार चैनल पर विज्ञापन नहीं देने का फैसला किया है। ये चैनल उस प्रकार के नहीं है जिससे प्रचार के लिए कंपनी पैसा लगाना चाहती है। जी हाँ, इस मुहिम में बजाज और पार्ले कंपनी सामने आई है। इस विचार से और कंपनियों को भी जुड़ना चाहिए। त्योहारी सीजन का आगमन होने वाला है। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ जैसे पर्वों पर यात्रियों के उनके घर तक पहुंचाने के लिए रेलवे धीरे धीरे ट्रेनों की संख्या बढ़ा रही है। जहां गुजरात से 5 जोड़ी विशेष ट्रेन चलाने का फैसला किया गया है। बिहार के लिए भी ट्रेनें की गई है। जहां अहमदाबाद मंडल रेल प्रबंधक दीपक कुमार झा ने बताया कि इस विशेष ट्रेनों का परिचालन अगली सूचना तक जारी रहेगा। लोग कहते हैं कि बिहार में जो हो जाए वो कम है, फिर चाहे वो पैसों का घोटाला हो या फिर जमीन का, अपराधों का घोटाला हो या फिर उम्र का। जी हाँ, अब आप कहेंगे कि पैसे का, जमीन का, अपराध का घोटाला तो सुना है, लेकिन ये उम्र का घोटाला क्या होता है और ये क्या भला है? ये तो पहली बार सुना है। और क्या उम्र का भी घोटाला हो सकता है भला? जी हाँ, तो हम कहेंगे कि हाँ, उम्र का घोटाला हुआ है और ये पहली बार भी नहीं हुआ है, इससे पहले भी हो चुका है, अक्सर होता रहता है। बिहार में चुनाव है, कैंडिडेट नॉमिनेशन भर रहे हैं। ज्यादातर कैंडिडेट तो अपनी सही उम्र बताते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपनी उम्र या तो कम कर देते हैं या फिर बढ़ाते ही नहीं। जी हाँ, सत्यदेव को सिंह कुर्था सीट से जदयू के कैंडिडेट हैं। बिहार विधानसभा चुनाव पर जो इनके बारे में जानकारी है उसके हिसाब से ये 14 साल की उम्र में ही राजनीति में आ गए थे।
विधानसभा की वेबसाइट पर इनकी डेट ऑफ बर्थ 20 जून 1950 है। इस हिसाब से आज इनको 70 पार हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। जी हाँ, इस बार उन्होंने जो एफिडेविट दाखिल किया है उसके हिसाब से उनकी उम्र 61 साल बताई गई है। 2015 में जो एफिडेविट दायर किया था उसमें 56 साल उम्र बताई थी। जी हाँ, उस हिसाब से तो सही है, लेकिन विधानसभा की साइट पर जो जानकारी है जी उस हिसाब से ये गलत है। अब या तो विधानसभा में गलत जानकारी है या फिर एफिडेविट में। दूसरा नंबर पर आपको सरोज यादव के बारे में बताने जा रहे हैं। जी हाँ, सरोज यादव 5 साल में 3 साल छोटे हो गए हैं। जी हाँ, लोग 5 साल में 5 साल बढ़ते हैं और ये उल्टा 5 साल छोटे हो गए हैं। जी हाँ, सरोज यादव राजद के टिकट पर बरहड़ा सीट से खड़े हुए हैं। यहाँ के मौजूदा विधायक भी हैं, दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। 2015 में उन्होंने जो एफिडेविट दाखिल किया था उसमें साफ साफ लिखा था कि मैंने 33 वर्ष की आयु पूरी कर ली है। इस बार भी जो एफिडेविट दाखिल किया है उसमें भी इसी तरीके लिखा हुआ है कि इसमें मैंने 30 वर्ष की आयु पूरी कर ली है। यानी कि सरोज यादव ऐसे में जिनकी उम्र घटती है 5 साल में, उन्हें कायदे से 38 साल का होना चाहिए था, लेकिन ये और छोटे होकर 30 साल हो गए हैं। तीसरा है राजेश कुमार, खुद को 2 साल छोटा बताते हैं। जी हाँ, कुटुंबा सीट से कांग्रेस के कैंडिडेट राजेश कुमार 1985 से राजनीति में हैं। बिहार विधानसभा की वेबसाइट पर जो जानकारी है उसमें उनकी डेट ऑफ बर्थ 28 जनवरी 1967 है। इस हिसाब से ये 53 साल 8 महीने के हो चुके हैं, लेकिन एफिडेविट में बताते हैं कि उन्होंने 51 वर्ष की आयु पूरी कर ली है। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक 2021 के सेटअप परीक्षा की तिथि शेड्यूल के साथ जारी कर दिया है। यह मैट्रिक की सेटअप परीक्षा 10 से 13 नवंबर तक होगी। वहीं 17 और 18 नवंबर को प्रायोगिक परीक्षा ली जाएगी। जी आपको बता दूं कि इससे पहले बोर्ड ने मैट्रिक मीडिएट 2021 के सेटअप परीक्षा का शेड्यूल जारी किया था। मैट्रिक मीडिएट 2021 का आयोजन 14 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच स्कूल और कॉलेजों द्वारा लिया जाना है। मैट्रिक सेटअप परीक्षा का प्रश्न पत्र भी बिहार बोर्ड ही तैयार करके स्कूल भेजेगा। हर दिन 2 पाली में परीक्षा ली जाएगी। पहले दिन यानी कि 10 नवंबर को प्रथम पाली में विज्ञान और दूसरी पाली में गणित विषय की परीक्षा होगी। 11 नवंबर को प्रथम पाली में सामाजिक विज्ञान और दूसरी पाली में अंग्रेजी विषय की परीक्षा होगी। भाजपा में बगावत तेज है। बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भले ही पार्टी के बागियों को चेतावनी दी है, मगर जमीन पर इसका असर मुश्किल से ही दिख रहा है। जी हां, अकेले सीमांचल और कोसी क्षेत्र में ही पार्टी के 2.5 दर्जन नेता उन सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, जो समझौते के तहत जेडीयू के हिस्से में चली गई है। इन बागी नेताओं का पहला विकल्प लोजपा है। जाहिर तौर पर इससे भाजपा और जेडीयू के रिश्ते में खटास आ सकती है। सीमांचल और कोसी में बीते लोकसभा चुनाव के दौरान ही समस्या खड़ी हुई थी। पार्टी ने इस क्षेत्र के अररिया लोकसभा सीट को छोड़कर सभी सीटें जेडीयू को दे दी थी, जबकि इनमें से कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, किशनगंज जैसे जिलों में भाजपा का पुराना और मजबूत आधार रहा है। जी हां, चूंकि लोकसभा चुनाव में इन क्षेत्रों की सीटें जेडीयू को गई है, इसलिए विधानसभा चुनाव में भी भाजपा के प्रभाव वाली कई सीटें जेडीयू के हिस्से में चली गई है। इससे पहले विधायक या फिर टिकट के दावेदार पार्टी नेतृत्व से बेहद खफा हैं। जी हां, लोकसभा चुनाव में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने बड़ी मुश्किल से बगावत की बयार थामी थी। सीमांचल और कोसी के इलाके के लिए सीटों का बंटवारा हो चुका है। इन दोनों इलाकों के 2.5 दर्जन से अधिक भाजपा नेता लोजपा के संपर्क में हैं। कटिहार की कदुआ, बराड़ी, मनिहारी, बलरामपुर, किशनगंज की ठाकुरगंज, पूर्णिया की अमोर, धमदाहा, मधेपुरा की बिहारीगंज, सिंहेश्वर, मधेपुरा, सहरसा की महिषी, सोनवर्षा सीट पर भाजपा प्रदेश नेतृत्व बागियों को मनाने में नाकाम रहा है। इसी प्रकार भागलपुर, खगड़िया, दरभंगा और मधुबनी में जदयू कोटे की सीटों पर भाजपा के बागियों ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर नाकामियों को लेकर एक बार फिर से निशाना साधा है। जी हां, उन्होंने सभी बड़े मुद्दों को ट्वीट करके सीधे तौर पर पीएम मोदी और उनकी सरकार को घेरा है और उनसे सवाल पूछे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि राज्यों के लिए केंद्र ने जीएसटी राजस्व का वादा किया। पीएम और कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था बर्बाद हुई है। पीएम मोदी ने कुछ उद्योगपतियों को 1,40,000 करोड़ रुपए की टैक्स माफी दी। उन्होंने अपने लिए 8,400 करोड़ रुपए के 2 प्लेन खरीदे। केंद्र के पास राज्य को पैसा देने के लिए नहीं है। वित्त मंत्री ने राज्यों से कहा है कि आप कर्ज लीजिए। सवाल यह है कि आपके मुख्यमंत्री मोदी के लिए अपना भविष्य क्यों गिरवी रख रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने इस ट्वीट में उन मुद्दों को लेकर पीएम मोदी और उनकी सरकार को घेरा है जिसकी वजह से आज देश की हालात खस्ता है, यानी कि खराब है। नीतीश कैबिनेट के एक मंत्री कल इस दुनिया से हमेशा के लिए अलविदा हो गए। जी हां, बिहार सरकार में मंत्री और बीजेपी के विधायक विनोद कुमार सिंह दिल्ली के एक अस्पताल में आखिरी सांस ली। जी हां, दरअसल विनोद कुमार पिछले
कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। ब्रेन हेमरेज की शिकायत के बाद उन्हें पिछले कुछ दिनों पहले ही अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मंत्री विनोद कुमार सिंह की जाने की जानकारी खुद उनके पीए राजीव रंजन ने दी है। मंत्री विनोद कुमार सिंह मूल रूप से बिहार के कटिहार के रहने वाले थे और उनकी गिनती बिहार बीजेपी के कद्दावर नेताओं के रूप में होती थी। बिहार सरकार के मंत्री विनोद कुमार सिंह कटिहार के प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक थे। कुछ दिन पहले उनको पत्नी समेत कोरोना हुआ था, जिसके बाद वो स्वस्थ हो गए थे, लेकिन इसके बाद फिर उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिस कारण इलाज के लिए पटना से उनको एयर एम्बुलेंस की मदद से दिल्ली भेजना पड़ा था और आज इस दुनिया से चल बसे। नरेंद्र मोदी अमित शाह के सीए यानी कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने वालों को बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव में चुनावी टिकट देकर पुरस्कृत कर दिया है। जी हां, बीजेपी के वफादार कार्यकर्ता और नेता उबल रहे हैं, लेकिन पार्टी ने रातों रात आरजेडी के नेता को शामिल कराया और टिकट थमा दिया। मामला समस्तीपुर के उज्जैरपुर का है, जहां बीजेपी में विद्रोह हो गया। जी हां, दरअसल बीजेपी के विधानसभा चुनाव में उज्जैरपुर विधानसभा सीट से सील कुमार राय को टिकट दिया गया। सील कुमार राय आरजेडी के नेता थे। वे आरजेडी के टिकट से ही दलहन सराय से विधायक भी रह चुके हैं। समस्तीपुर बीजेपी के नेता कार्यकर्ता बताते हैं कि सील कुमार राय ने विधायक रहते भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ जो जुल्म किए वे भूलने वाले नहीं हैं। जी हां, आरजेडी नेता सील कुमार राय ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीए के खिलाफ सबसे ज्यादा धरना प्रदर्शन किया था। ये कहानी खुद बीजेपी के कार्यकर्ता सुना रहे हैं। जी हां, सील कुमार राय की कई तस्वीरें भी वायरल हो रही है, जिसमें वो सीए एनआरसी के खिलाफ आंदोलन करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चुनाव की बात आई तो बीजेपी सब भूल गई। सील कुमार राय को 4 दिन पहले ही बीजेपी में शामिल कराया गया और उज्जैरपुर से टिकट थमा दिया गया। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में कई गठबंधन तैयार हुए हैं और सब उनमें चुनाव से पहले ही फूट पड़ने लगे हैं। जी हां, जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने पीडीए गठबंधन बनाया, लेकिन अब चुनाव से पहले ही गठबंधन की गांठ खुलने लगी है। जी हां, इसी कड़ी में पीडीए गठबंधन में शामिल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने अलग होने का ऐलान कर दिया है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के महासचिव मुख्तार अंसारी ने बताया कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और सीटों पर सहमति न बनने के कारण पीडीए गठबंधन से उनकी लीग अलग हो रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में सांसद राजीव प्रताप रूडी और राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन का नाम शामिल नहीं किया गया है, जहां इसे लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इन दोनों नेताओं को एक समय में भाजपा के युवा चेहरे के रूप में देखा जाता था, लेकिन अब ये दोनों पार्टी में साइड लाइन हो गए हैं। आपको बता दूं कि सैयद शाहनवाज हुसैन पिछले कई सालों से संगठन के लिए काम करने में जुटे हुए हैं। वहीं राजीव प्रताप रूडी लगातार चुनाव जीतने के बाद भी इस बार केंद्र में मंत्री नहीं बनाए गए। जी अब दोनों ही नेताओं का दर्द छलक पड़ा। मानसून की विदाई और ठंड आने का यह समय है, लेकिन अभी कुछ राज्यों में बारिश हो रही है और मानसून के वापस लौटने में देरी हो रही है। जय इसकी वजह बंगाल की खाड़ी में बन रहा सिस्टम है। ताजा जानकारी के मुताबिक बंगाल की खाड़ी पर एक बार फिर से कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जहां इसके तूफान में बदलने की संभावना है। आपको यह भी बता दूं कि इस तूफान के बिहार में आने की संभावना नहीं है। जी हां, मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अगले सप्ताह तक देश के बाकी हिस्सों से विदाई हो सकती है। इसके कारण बारिश का मौसम और आगे बढ़ जाएगा। दरअसल बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जो अगले 24 घंटे में तूफान में तब्दील हो सकता है। अनलॉक 5 के तहत केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर से स्कूल खोलने की इजाजत दे दी है। इसी को देखते हुए सीबीएसई ने स्कूल खोलने को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दिया है, जहां इसी गाइडलाइंस के तहत बिहार के प्राइवेट स्कूल खोले जा सकते हैं। मिली जानकारी के मुताबिक सीबीएसई ने कहा है कि स्कूल खोलने से पहले निजी स्कूलों को एक टास्क फोर्स बनाना होगा, जिसमें शिक्षकों के साथ अभिभावक भी शामिल होंगे। आपसी सहमति और कोरोना गाइडलाइंस के नियमों को पालन करते हुए स्कूल प्रबंधन बिहार में स्कूल खोल सकते हैं। सीबीएसई ने कहा है कि स्कूल खोलने के बाद क्लासरूम में 2 छात्रों के बीच 6 फुट की दूरी होगी। जब स्कूल के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए जगह जगह गोल घेरे बनाए जाएंगे। सभी छात्रों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। स्कूल खोलने के समय गेट पर स्कूल की तरफ से सोशल डिस्टेंसिंग के लिए अनाउंसमेंट भी की जाएगी।
बिहार के कद्दावर नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के जाने के बाद उनके बेटे चिराग पासवान को गहरा सदमा लगा है। जी हां, इस दुख की घड़ी में साथ देने के लिए चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने रामविलास पासवान की अंतिम यात्रा में किए गए सहयोग के लिए पीएम मोदी का आभार जताया है। चिराग पासवान ने ट्वीट करके लिखा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पापा की अंतिम यात्रा में किए गए सहयोग के लिए हृदय से आभार। सर, आपने पापा की अंतिम यात्रा के लिए सभी व्यवस्था बिना मांगे की। बेटे तौर पर मैं एक मुश्किल समय से गुजर रहा हूं। आपके साथ से हिम्मत और हौसला दोनों बड़ा है। आपका आशीर्वाद और स्नेह हमेशा बना रहे। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद के नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट के माध्यम से बिहार के 15 वर्षीय सुशासन पर एक बार फिर से सवाल खड़ा किया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम विकासोन्मुखी राजनीति करने के लिए चुनावी समर में हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में हमारी पार्टी जनहित के मुद्दों पर मजबूत से चुनाव लड़ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि पिछले 15 वर्षों में प्रदेश जिन ज्वलंत मुद्दों से झुलस रहा है, प्रदेश के उन ज्वलंत समस्याओं को सुधारना हमारी प्रतिबद्धता है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने बताया कि अगले 5 वर्षों में बिहार को देश का अग्रणी राज्य बनाना हमारा लक्ष्य है। आपको बता दूं कि इससे पहले लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने कल शाम को ट्वीट के माध्यम से बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों की हौसला अफजाई करने का प्रयास किया। तेज प्रताप यादव ने लिखा है कि ना रोक सके विपदा हमको, ना रोक सके हमको ये वक्त, बस बढ़ेंगे आगे हम सब। आलोकित होगी ये धरा, जब विजय होगी हम सबकी, तब होगी धन्य वसुंधरा। वहीं तेज प्रताप यादव ने कार्यकर्ताओं और प्रदेश की जनता से कोरोना महामारी को लेकर चुनाव आयोग की कोरोना से जारी गाइडलाइंस के पालन करने की गुहार लगाई है। साथ ही तेज प्रताप यादव ने सभी समर्थकों से अपने अपने घरों से चुनावी आयोग की गाइडलाइंस का पालन करते हुए आशीर्वाद दिए जाने की अपील की है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने साफ कर दिया है कि बिहार में एनडीए में मात्र 4 दल बचे हैं, जिनमें से बीजेपी, जेडीयू, वीआईपी और हम शामिल है, यानी कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा शामिल है। जी हां, सोमवार को पटना से चुनावी सभा के लिए रवाना होने से पहले सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कल से चुनावी सभा की शुरुआत कर दी है। हमारा गठबंधन जेडीयू, बीजेपी और वीआईपी के साथ है। एनडीए में कोई और पार्टी शामिल नहीं है। मोदी ने कहा है कि बिहार में 4 दल मिलकर ही चुनाव लड़ रहे हैं और लोजपा से बिहार में हमारा कोई भी मेल नहीं है। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने साफ करते हुए कहा कि नीतीश कुमार 4 दलों के गठबंधन के नेता हैं और हमको बहुमत मिलेगा और नीतीश कुमार ही फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। मोदी ने कहा कि इसको लेकर किसी प्रकार का कोई भी भ्रम नहीं फैलना चाहिए। कोरोना महामारी के बीच हो रहे बिहार विधानसभा चुनाव में नेताओं की जनसभा शुरू हो गई है। कोरोना काल की पहली जनसभा गया शहर में हुई है, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एनडीए उम्मीदवारों के लिए वोट मांगा। जी हां, जनसभा में कोरोना के मद्देनजर यानी कि जनसभा में कोरोना को देखते हुए एहतियात बरतने के पोस्टर और बैनर तो खूब नजर आए, लेकिन नियमों का पालन होता हुआ नजर नहीं आया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसको लेकर पूछे गए सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं समझा। जी हां, कोरोना के दौरान हुई पहली राजनीतिक रैली में शामिल होने गया के गांधी मैदान में करीब 5 से 6 हजार लोग जुटे। प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था थी, लेकिन रस्म अदायगी के लिए मंच पर कुर्सियों के बीच दूरी जरूरी थी, लेकिन लोगों के लिए लगाई गई कुर्सियों के लिए इसका ख्याल नहीं रखा गया। जाहिर है, सभा में 2 गज की दूरी केवल मंच पर नजर आई, भीड़ में बिल्कुल नहीं। केंद्र सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि पिछले 15 दिनों में 3,22,000 किसानों से एमएसपी पर 7,159 करोड़ रुपए का लगभग 38 लाख टन खरीफ का धान खरीदा गया। फसल जल्दी तैयार होने के कारण 26 सितंबर को पंजाब और हरियाणा में धान की खरीदारी शुरू हुई, जबकि अन्य राज्यों में इसकी शुरुआत 1 अक्टूबर से हुई। देश के 80% से अधिक धान की फसल खरीफ मौसम में उगाई जाती है। जब भारतीय खाद्य निगम और राज्य की एजेंसियों के माध्यम से सरकार एमएसपी पर धान की खरीद करती है। जहां एक तरफ सरकार आगामी 15 अक्टूबर से स्कूलों को नए सिरे से खोले जाने की तैयारी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ अभी भी कई राज्य ऐसे हैं जिनका इस मामले में रुख स्पष्ट नहीं हो पाया है। जहां अभी तक ये राज्य ये फैसला नहीं कर पाए हैं कि वे स्कूल खोलेंगे या फिर नहीं। हालांकि स्कूलों को ये खोला जाना क्रमबद्ध एवं ऐच्छिक है, इसके बावजूद इस पर अभी भी कोई भी राय नहीं बन सकी है। केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर से स्कूलों को क्रमिक तरीके से फिर से खोलने की मंजूरी दे दी है, लेकिन दिल्ली, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों ने अभी स्कूलों को नहीं खोलने का फैसला किया है।
बिहार विधानसभा चुनाव में तीनों चरणों में 7,69,000 चुनाव कर्मी को कोरोना से बचाव के लिए सुरक्षात्मक सामग्रियों की पैकेजिंग की तैयारी शुरू कर दी गई है। जी हां, पहले चरण में 2,25,941 निर्वाचन कर्मियों के लिए पैकेजिंग कराई जा रही है। इनमें प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए 6 कर्मी एवं 20% सुरक्षित मतदान कर्मी की संख्या का आकलन करके कोरोना से बचाव की सामग्री की पैकेजिंग करने की कवायद शुरू कर दी गई है। जी हां, साथ ही पहले चरण के सभी 31,380 मतदान केंद्र पर मतदाताओं को कोरोना से संबंधित सुरक्षात्मक सामग्री की पैकेजिंग की जा रही है। इसी क्रम में दूसरी और तीसरी चरण के चुनाव को लेकर 15 अक्टूबर तक पैकेजिंग पूरी करने का निर्देश दिया गया है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।